नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूएनओ में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस प्रकार से ये बात सामने आई है कि एक रेजोल्यूशन, मैंने पहले चर्चा की थी कि एक रेजोल्यूशन लाया गया था जिसमें इंडिया ने एब्सटेन किया था, यानी कि अनुपस्थित हुआ था, ये निर्णय लिया था। चाइना अनुपस्थित हुआ था, ये निर्णय लिया था। और रशिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। इसलिए रशिया को रोकने का जो रेजोल्यूशन है वो पास नहीं हो पाया था। लेकिन अब उसके सब्स्टिट्यूट की तरह के लिए एक बड़ा कदम यूएनएससी उठाने जा रहा है। उसकी पूरी चर्चा, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं और किस प्रकार से अब वर्ल्ड क्राइसिस रियलिटी में शुरू होने की संभावना लगती है। क्या 128 से ऊपर देश रशिया के ऊपर मिलकर हमला करेंगे? ये संभव है, क्योंकि यूएनओ में अगर ये रेजोल्यूशन जो पास होने जा रहा है या जो रखा जा रहा है ये पास हुआ तो फिर ऐसा संभव है। और अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वार 3 होगा। उस सिचुएशन पर भी हम चर्चा करेंगे जिसमें वर्ल्ड वार 2 की कैसे, ये छोटा सा युद्ध जैसे रशिया का और यूक्रेन का युद्ध है, वैसे ही जर्मनी का ऑस्ट्रिया या पोलैंड के साथ, हॉलैंड के साथ ऑस्ट्रिया वर्सेस इनका युद्ध शुरू हुआ था और फिर उसने वर्ल्ड वार का रूप लिया था। वो तो एक बहुत छोटा सा युद्ध था, ये बड़ा युद्ध है और उसने सेकंड वर्ल्ड वार का रूप लिया था। ये किस का रूप लेगा, इसकी कितनी संभावनाएं हैं। उस समय सेकंड वर्ल्ड वार से पहले लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बना था। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ बना था। और अगर ये यूएनओ असफल रहा या यूएनओ में ये जो मैं संभावनाएं बताने जा रहा हूं वो संभावनाएं अगर पूरी हुई तो ये वर्ल्ड वार 3 के रूप में किस प्रकार आ सकता है। उस समय वर्ल्ड वार 2 के समय पर न्यूक्लियर वॉर नहीं था, केवल यूएस ने जापान के अंदर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया था और वर्ल्ड वार रुक गया था। लेकिन आज संसार में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु न्यूक्लियर वेपन्स हैं और बड़े बड़े वेपन्स हैं। इतने बड़े वेपन्स हैं कि वो पूरी पृथ्वी को, ऐसा लोग कहते हैं कि हजारों बार नष्ट किया जा सकता है। तो फिर संभावनाओं की दुनिया में हम लोग चर्चा करते हैं यूएन के कानूनों की, और यूएन में अभी तक का जो 1945 से लेकर अभी तक जो हुआ उसमें इस रेजोल्यूशन का क्या क्या इस्तेमाल हुआ। मैं आपको बताता हूं कि ये घटना सन 1950 में हुई। 1950 में यूएनओ तो 1945 में बना ही था, और यूएनओ जब बना था तो उसके ओरिजिनल मेंबर 51 हुआ करते थे। उसमें भारत भी ओरिजिनल मेंबर हुआ करता था। वो अलग बात है कि हम ब्रिटिश रूल में थे, लेकिन हम ओरिजिनल मेंबर थे। और 5 परमानेंट मेंबर जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 को रोकने की अपनी जो रोकने का नियम बनाया था, और उसी में ये तय हुआ था कि हमें उपनिवेशवाद खत्म करना है, तभी विश्व में शांति बहाल रह सकती है। अगर उपनिवेशवाद खत्म ना किया गया तो विश्व में शांति नहीं रह सकती। उस उपनिवेशवाद में ही भारत में चल रहे आंदोलन प्लस इंटरनेशनल पॉलिसी सीज करने की, कॉलोनिज्म की, उसके तहत हम स्वतंत्र हुए थे। और हम नहीं स्वतंत्र हुए थे, लगभग 100 देश स्वतंत्र हुए थे। ब्रिटेन के ही अकेले कब्जे में 57 छोटे छोटे से देश भी थे जो स्वतंत्र हो गए थे। और तब से लेकर सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल चला आ रहा है। और अब संसार सॉवरेन है, संसार के सारे कंट्री सॉवरेन हैं। या तो वो कंट्री हैं या वो सॉवरेन हैं, मतलब या तो वो कंट्री के अंदर हैं या वो संप्रभु हैं। बीच का स्टेटस कोई नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कहीं होगा इनडायरेक्ट वे में तो वो है। कैसे है? 1950 में जब यूएनओ बन गया था, ये भी तय हो गया था कि भाई इंटरनेशनल पीस की जिम्मेवारी, इंटरनेशनल शांति की जिम्मेवारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की होगी। उसमें 5 परमानेंट मेंबर होंगे। कोई भी बात अगर होगी तो उस समय 11 मेंबर हुआ करते थे, 5 परमानेंट और 6 नॉन परमानेंट। बाद में वो बढ़कर 15 हुए, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। अब जिस समय बना था उस समय 51 ही कंट्री थे। बाद में संख्या बढ़ी, लेकिन आज 193 देश हैं। और 193 देशों में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अब सफिशिएंट नहीं दिखती है। ये 5 परमानेंट मेंबर भी नहीं कर पा रहे हैं। और इनकी जो वीटो पावर है, उस वीटो पावर का क्या रहता है। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने
रिपब्लिक ऑफ कोरिया के ऊपर हमला कर दिया था। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नाम के एक नए, ये जो पागल शासक है, इसके बाप दादों की बात रही होगी, उसमें यूएनएससी में रेजोल्यूशन लाया गया कि भाई यूएनएससी में रेजोल्यूशन लाया जाएगा और ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा कि ये नॉर्थ कोरिया का जो ये पागल शासक है नॉर्थ कोरिया नाम का, ये इसके ऊपर सैंक्शन लगाए जाए, इसके ऊपर हमले किए जाए। उस रेजोल्यूशन में रशिया एब्सेंट हो गया और चाइना उस समय, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी जिसको कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना था नहीं, और जो चाइना था पहले का नेशनलिस्ट चाइना, वो फ्लैट करके जा चुका था ये आज का ताइवान, यानी कि फॉर्मोसा उस समय हुआ करता था, और कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया था। अमेरिका ने उनका विरोध कर दिया था। रशिया इस फेवर में था कि जो कम्युनिस्ट चाइना है इसको सदस्यता दे दी जाए, इसलिए रशिया ने यह कहा कि हम इस रेजोल्यूशन में भाग नहीं लेंगे, हम एब्सटेन करते हैं। अब रशिया एब्सटेन हो गया और जो चाइना है, नेशनलिस्ट चाइना जो था, जिसको आज ताइवान कहते हैं, नेशनलिस्ट चाइना उस समय मेंबर हुआ करता था। तो रशिया कह रहा था कि नेशनलिस्ट चाइना की जगह कम्युनिस्ट चाइना को बैठाओ तो हम इस रेजोल्यूशन में बैठेंगे, नहीं तो हम नहीं बैठेंगे। रशिया एब्सेंट कर, अब यूएन चार्टर के अनुसार सवाल यहां पर पैदा होता था कि जब तक 5 परमानेंट मेंबर अफर्मेटिव साइन नहीं करेंगे तब तक रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। तो अब रशिया के एब्सेंट होने पर नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में उस समय यूएनएससी ने, यानी कि एब्सेंट ऑफ रशिया, यूएनएससी ने क्या किया कि एक रेजोल्यूशन पास करके वो भेज दिया जनरल असेंबली, और जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करवाया गया और ये कहा गया कि अगर परमानेंट मेंबर या यूएनएससी अपने नियमों के अनुसार अगर परफॉर्म न कर पाए तो ऐसी परिस्थिति में जनरल असेंबली को ये अधिकार होगा कि वो एक्शन ले सकता है, वो रेजोल्यूशन पास कर सकती है। इस रेजोल्यूशन को ही हमने जो उस समय नाम दिया था वो था यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, हालांकि उसका नंबर भी दिया था 377 कैपिटल A5, ऐसे करके हमने उसको मतलब उस समय नंबर दिया गया था। ये 1 फरवरी 1951 में पास हुआ, ये 1950 में पास हुआ, नवंबर 1950 में पास हुआ। हालांकि इसके सब्सीक्वेंट एक और रेजोल्यूशन आया था 498-5, जिसको 1 फरवरी 1951 में पास किया गया, तो उसकी भी मैं कहानी बताऊंगा। और ये इसमें तय हुआ था कि अगर जनरल असेंबली के 2/3 सदस्य इस बात को पास कर दें कि भाई एक्शन होना चाहिए, तो ये 2/3 सदस्यों से जिस समय पास हो जाएगा तो ये माना जाएगा कि यूएनओ ने ये निर्णय लिया है कि अब आर्मी का एक्शन होना है, अब डिफेंस एक्शन होना है, और अब पूरा विश्व इस डिफेंस एक्शन में भाग लेगा। जो कंट्री इसका विरोध करेगा, जिसके खिलाफ ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, जिस कंट्री के खिलाफ, जिसको एग्रेसर बताया गया, जिसको रोका गया, उसके साथ जो देश खड़ा होगा उसके मामले में सीधी सी बात है कि वो फिर यूएन रेजोल्यूशन का उल्लंघन माना जाएगा कि वो यूएन रेजोल्यूशन का उल्लंघन करता है, यूएनओ के नियमों का उल्लंघन करता है। इसलिए अब उसके खिलाफ यूएनओ में जो कार्रवाई उसके निकालने की होती है, उसको एब्सेंट करने की होती है, उसको रोकने की होती है, वो सारी कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी।